नमस्कार, मैं आप सभी का सपनों से बुनी कहानियां की सप्तम कड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी का नाम है घाट। यह लेखक की काल्पनिक मौलिक रचना है। इस कहानी में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से केवल एक संयोग होगा। सप्तम कहानी घाट शुक्ल पक्ष की सप्तमी की रात्रि 10 बजे ब्रह्मानंद अपनी शयनशैया पर लेटता है और प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों का ध्यान करते हुए मंत्र जपने लगता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब घड़ी में सुबह के 4 बज रहे होते हैं। उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, पर वह निराश हुए बिना लिखना प्रारंभ करता है। उसी नदी का एक घाट ऐसा था जहां कोई रात में नहीं जाता था। अगर कोई रात में वहां भूल से भी चला जाता था, तब वह सदैव के लिए लुप्त हो जाता था। उस घाट पर कोई साधु सन्यासी भी नहीं रुकता था। एक बार किसी दूसरे गांव की बारात वापस जाते समय रात में वहां रुक गई थी। सुबह पूरी की पूरी बारात गायब हो गई। इस घटना के होने पर यह बात दूर दूर तक फैल गई। इस घाट से लगे गांव में संयम नाम का युवक रहता था। संयम के बचपन का मित्र मर्षण गांव के बाहर कुछ दूर, जहां से कभी किसी का आना जाना नहीं होता था, वहां एकांत में अकेला रहता था। मर्षण गांव से अलग रहने के साथ साथ गरीब भी था। वह संयम से आयु में बड़ा था और लगभग सन्यासी प्रवृत्ति का था। उसका पूरा दिन पूजा पाठ और जीविका कमाने में निकल जाता था। जब भी वह संयम से मिलने संयम के घर जाता, संयम की मां उसे थोड़ा अनाज दे देती, जिससे उसके खाने की व्यवस्था हो जाती थी। संयम के दादा की मृत्यु के बाद संयम के यहाँ अलगा बिलगी हुई। अलगा बिलगी में उसके पिता को 10 बीघा खेत और भवन निर्माण के लिए 6 बिस्वा भूमि मिली। भवन निर्माण के बाद संयम के पिता ने उसका विवाह तितिक्षा नाम की लड़की से कर दिया। संयम के यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। मर्षण का भी आना जाना बंद हो गया था और संयम को समय ही नहीं मिलता था। वो पांचों अपने जीवन से बहुत खुश थे। तभी अचानक से संयम के माता पिता का असमय देहांत हो गया। अब संयम का अधिकांश समय कपड़े के व्यवसाय, खेती, सार्वजनिक हित के कार्यों और लोगों से मिलने जुलने में ही बीतने लगा। इस तरह 10 वर्ष बीत गए। संयम ने बहुत नाम और धन अर्जित किया, पर उसको कोई संतान नहीं हुई, जिस कारण से संयम और तितिक्षा दोनों बहुत दुखी रहते थे। पर उनके प्रेम सदैव पहले जैसा नया ही बना रहता था। मर्षण से मिले बहुत दिन हो जाने पर एक दिन संयम मर्षण से मिलने गया। मर्षण अपने घर के बाहर तख्त पर बैठा प्रकृति आनंद में डूबा हुआ था। अचानक से संयम को अपने पास खड़ा देख बहुत हर्षित हुआ। मर्षण संयम को देखते हुए, नमस्कार, बैठिए। आज बहुत दिनों बाद अपने इस मित्र का स्मरण कैसे किया? संयम हंसते हुए, मुझे तुम्हारा स्मरण सदैव होता है, पर तुमने ही पूर्णता अपने इस मित्र को विस्मृत कर दिया है। इसके बाद दोनों खुलकर हंसने लगते हैं और दोनों के मध्य बहुत सी बातें होती हैं। मर्षण, इस बीच मैंने थोड़ा ज्योतिष का भी ज्ञान प्राप्त किया है। बहुत आश्चर्यचकित करने वाली विद्या है। संयम दोनों हाथों की हथेलियां एक साथ जोड़कर दिखाते हुए हंसकर, मेरे हाथों में क्या है? कुछ प्रकाश डालिए। मर्षण हंसते हुए, मैंने कब कहा मुझे हस्तरेखा पढ़ने आती है? संयम हंसते हुए, अच्छा, अब मुझे समझ में आया। 12 खानों में बैठाई गई चिड़िया, पढ़ने का ज्ञान आप प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। करिए करिए, कुछ तो करना ही है। यही करिए। अभी भी समय नहीं गया है। सही दिशा में प्रयत्न करना आरंभ करो। कम से कम अपना घर ठीक ठाक तो करा ही लोगे। मुझे तो इसके अंदर जाने में ही डर लगता है। पता नहीं कब गिर पड़े। पता नहीं तुम मेरी कब सुनोगे। मर्षण हंसते हुए, बड़े आए ज्ञान देने वाले। इतना सब कुछ होने के बाद भी हाथ खोल कर दिखाने को खड़े हो गए। पता नहीं ईश्वर से और क्या क्या चाहते हो।
और रही मेरे घर की बात, तो मेरे हाथ में स्वयं के बनवाए भवन का सुख नहीं है। संयम, हंसते हुए रहो इस खंडहर में भिखारी राजा बनके। एक दिन तुमको मेरी बात अवश्य समझ में आएगी। अब मुझे आए बहुत समय हो गया है, अब मैं घर जाना चाहिए। मर्षण, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ दूर तक चलता हूँ। इसके बाद दोनों टहलते हुए बातें करते हुए संयम के गांव की ओर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद मर्षण वापस आ गया और संयम अपने घर चला गया। वे दोनों बहुत समय बाद एक दूसरे से मिलकर कर खुश थे। संयम के गांव में कभी कभी साधुओं की टोली आती थी और लगभग एक पाख वहां रुकती थी। जब भी टोली आती, हर घर से कुछ न कुछ साधुओं के खाने के लिए जाता था। मर्षण के यहाँ से आने के कुछ समय बाद संयम के गांव में 5 साधुओं का समूह आया और नदी के किनारे रुका। तितिक्षा 5 किलो आटा दान में देने के लिए नदी के किनारे गई। साधु दान ग्रहण करने के बाद, बेटी, कोई परेशानी है क्या? तितिक्षा, कुछ नहीं बाबा, ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, बस संतान का अभाव है, इसलिए मन कभी कभी दुखी हो जाता है। साधु ने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली। साधु अपनी आंखें खोलकर, बेटी, 4 धाम की यात्रा करा और रुका हुआ जीवन तेजी से आगे बढ़ जाएगा। साधु इतना बोलकर आंखें बंद करके पद्मासन लगाकर बैठ गया। तितिक्षा कुछ देर वहीं इस आशा में बैठी रही कि साधु कुछ और बोलेगे, पर साधु ने न ही आंख खोली न ही कुछ बोला। वह साधु को प्रणाम करके मन ही मन साधु की बात पर विचार करती हुई घर वापस चली गई। साधु की टोली के गांव से चले जाने के कुछ दिनों के बाद एक दिन जब तितिक्षा और संयम अपने कमरे में पलंग पर बैठे थे, तब उसने उचित समय देखकर संयम से 4 धाम के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। संयम तितिक्षा के मुख को देखते हुए बैठे बिठाए 4 धाम के दर्शन का मन कैसे हो गया। तितिक्षा सामने किवाड़ से दूसरे कमरे में देखते हुए बस ऐसे ही। संयम अपनी ओर से पलंग से नीचे उतरकर सामने से घूमकर तितिक्षा की ओर जाते हुए, इतना तो मैं तुम्हें इतने सालों में जानने ही लगा हूँ। तितिक्षा संयम को देखते हुए पलंग से उतरकर खड़ी होते हुए, बस मेरा मन हुआ इसलिए आपसे कहा, और कोई विशेष कारण नहीं है। संयम तितिक्षा के पास जाकर उसकी आंखों में प्रमेय से देखते हुए, एक कारण विशेष ही होगा। संयम पलंग की तरफ वाली दीवार में बनी खिड़की की ओर जाकर खिड़की से बाहर देखते हुए, भला इस उम्र में कौन 4 धाम की यात्रा पर जाता है? यह उम्र धन कमाने की है, नई नई कलाएं सीखने और अनुभव प्राप्त करने की है। तुमको कई बार मैंने व्यवसाय में हाथ बटाने को कहा, पर तुम उसमें कोई रुचि नहीं लेती हो। तितिक्षा मुस्कराते हुए संयम के पास जाकर पीछे से उसके कान में मंद स्वर में, यात्र से भी अनुभव प्राप्त होगा। संयम तितिक्षा की तरफ मुड़कर उसकी कमर में हाथ डालकर अपने और पास हल्के से खींचकर खिड़की का सहारा लेकर खड़े होते हुए, मेरे व्यापार में भी यात्रा का अनुभव प्राप्त हो जाएगा, फिर 4 धाम ही क्यों? तितिक्षा संयम की आंखों में डूबते हुए उसके गले में अपने दोनों हाथों को डालते हुए, व्यापार से व्यापारिक यात्रा का अनुभव होगा, 4 धाम से धार्मिक यात्रा का। तितिक्षा संयम को छोड़कर दरवाजे से बाहर जाती हुई, चलो ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है तो नहीं जाते हैं। संयम पीछे से तितिक्षा को जाता देखते हुए उच्च स्वर में, अरे तुम नाराज मत हो, मैंने कब जाने से मना किया, पर तैयारी के लिए कुछ समय लगेगा, तुरंत तो नहीं चल सकते हैं। तितिक्षा दूसरे कमरे से, हाँ लगा लो, जितना समय लगाना है तैयारी में, पर ध्यान रखना कि आप तैयारी में मेरी उम्र न निकल जाए, फिर मैं चलने योग्य ही न रहूं। कुछ दिन बीतने पर संयम को जब काम से समय मिला, तब वह मर्षण से मिलने गया। संयम, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तुम्हें सब कुछ छोड़कर कुछ दिनों के लिए केवल मेरा ही काम करना होगा। मर्षण, कैसा काम? संयम, मैं और तितिक्षा 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तब तक मेरा कारोबार तुम्हें ही देखना होगा। तुम तब तक इस खंडहर में भी नहीं आओगे, कहीं ये तुम पर गिर गया तो मेरा कारोबार चौपट हो जाएगा। मैं तुम्हारे रहने का पूरी व्यवस्था अपने भवन में कर दूं। हाँ,
जहां तुम मां के देहांत के बाद कभी नहीं आए। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है जिससे सब कुछ सौंप कर कहीं जा सकूं। मर्षण हंसते हुए, तुम और चार धाम की यात्रा। संयम, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मैं चार धाम दर्शन कर नहीं जा सकता? मर्षण, अचानक से चार धाम जाने का मन कैसे होगा? संयम, तितिक्षा का मन है। मर्षण, किसी बाबा ने कहा होगा। तुम दोनों दत्तक पुत्र लेने पर विचार करो, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। बाकी यात्रा वात्रा से कुछ होना नहीं है। संयम, तितिक्षा को समझा पाना असंभव है। मर्षण, क्या असंभव है? संयम, तुमने विवाह किया होता तो ऐसा नहीं कहते। मर्षण, मुझे तुम्हारा यात्रा पर जाना सही नहीं लग रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह यात्रा हम तीनों के लिए कष्टदायक सिद्ध होगी। तुम कुछ भी करके इस यात्रा को सदैव के लिए टाल दो। संयम, डरो नहीं, मैं तुम्हें दुनियादारी में उलझाकर गायब नहीं होऊंगा। मर्षण, मैं बस सुझाव दे सकता हूं, अंतिम निर्णय तुम्हें ही करना है। संयम, निर्णय हो चुका है, बस तुम अपना सब काम अतिशीघ्र निपटा के मेरे घर में आ जाओ, जिससे मैं तुम्हें सब काम समझा दूं। मर्षण हंसते हुए, जैसा हमारे राजा साहब कहे। इसके बाद मर्षण अपना सारा काम निपटा कर संयम के यहाँ चला गया। संयम ने उसे सब काम सिखा दिया और कुछ दिन केवल निरीक्षण किया। वह उसके कार्य कौशल से संतुष्ट होने के बाद तितिक्षा के साथ चार धाम की यात्रा पर चला गया। वह निश्चिंत होकर मार्ग में पड़ने वाले हर दर्शनीय स्थल और नगरों का भ्रमण करते हुए दर्शन को गया। इससे उसे अपने कारोबार को बढ़ाने के नए उपाय भी समझ में आए और भांति भांति के लोगों से मिलने से उसके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। बहुत दिनों बाद तितिक्षा के साथ घूमने जाने से तितिक्षा भी उससे बहुत खुश थी। संयम, तितिक्षा को देखते हुए हम दोनों बहुत समय के उपरांत इतना समय एक साथ व्यतीत कर रहे हैं। अब पता नहीं पुनः कब समय मिलेगा। तितिक्षा हल्का सा हंसते हुए, जब तक मर्षण है मिलता रहेगा। संयम, हाँ, अगर वह कारोबार संभालने को तैयार न होता तो हमें साथ में व्यतीत करने को यह समय नहीं मिलता। तुमको मेरा मित्र कैसा लगता है? तितिक्षा, इस बार जो साधुओं की टोली आई थी उसमें से बड़े साधु ने बताया कि अगर हम चार धाम की यात्रा कर ले तो हमें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। संयम, कोई बात नहीं, पर इसके बाद तुम बाबा टाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ोगी। हम दत्तक पुत्र ग्रहण करेंगे और तुम घर के काम के अतिरिक्त मेरा भी हाथ बंटवाओगी, जिससे हम अधिक से अधिक समय साथ में व्यतीत कर सकें। तितिक्षा, ठीक है। संयम, मैं सोच रहा हूँ अच्छी सी स्त्री देखकर मर्षण का विवाह कराकर उसे अपने साथ काम में लगा लूं, जिससे उसके जीवन में संतुलन आ जाए। तितिक्षा, मर्षण से पूछे बिना कहीं हाँ मत करना। ऐसा न हो कि उसका जीवन संतुलित करते करते अपना असंतुलित कर लो। संयम, पीछे पड़ने पर जैसे तैसे मान तो जाएगा ही। मेरे अतिरिक्त उसका है भी कौन? उसके लिए उसके जैसी ही ढूंढनी पड़ेगी जैसे माँ ने मेरे लिए तुम्हें चुना था। यात्रा से वापस लौटते समय वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। तितिक्षा ने संयम को बहुत ढूंढा पर उसे उसका कुछ पता नहीं चला। धन समाप्त होता देख वह इस आशा से गांव लौट गई कि संयम किसी भी अवस्था में हो कुछ न कुछ करके गांव आ ही जाएगा। पर जब वह घर पहुंची तब उसे पता चला कि संयम घर भी नहीं पहुंचा है। वह बहुत दुखी रहने लगी। तितिक्षा और मर्षण ने संयम को बहुत ढूंढा पर उन्हें उसका कुछ पता नहीं चला। मर्षण भी वापस जाना चाहता था पर तितिक्षा कारोबार में कोई रुचि नहीं ले रही थी, जिस कारण से वह वहीं फंस सा गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ लोगों ने मर्षण और तितिक्षा की कहानियां बनाना आरंभ कर दिया। जब ये बातें तितिक्षा के पिता को पता चली तब वे तितिक्षा को अपने साथ चलने को कहा, परंतु उसने मना कर दिया। इसके बाद तितिक्षा के पिता उन दोनों पर दबाव बनाकर उन दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के उपरांत 10 वर्ष में तितिक्षा को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। मर्षण ने भी कारोबार को बहुत बढ़ाया और संयम के नाम से जन कल्याण के बहुत से कार्य किए, जिससे संयम का नाम दूर दूर तक फैल गया।
एक दिन तितिक्षा का बड़ा पुत्र तितिक्षा से नाराज होकर उसी घाट पर जाकर छुप गया जहां से लोग गायब हो जाते थे। उस दिन मर्षण भी बाहर गया था। तितिक्षा और गांव के अन्य लोगों ने उसे बहुत ढूंढा पर वह किसी को नहीं मिला। जब अंधेरा होने में कुछ ही समय शेष रह गया तब गांव के एक व्यक्ति ने एक सन्यासी को देखा। उसने उस सन्यासी को पहले कभी नहीं देखा था। उसे सन्यासी पर संदेह हुआ। उसने सन्यासी को रोककर पूछताछ की और समस्या बताई। सन्यासी, घाट के पास जाकर देखो। गांव का एक व्यक्ति, हम लोग वहां हो आए हैं। सन्यासी, तुम 2-3 गांव वालों के साथ मेरे पीछे पीछे आओ। 3 गांव वाले सन्यासी के पीछे पीछे चले गए। सन्यासी सीधे वहीं जाके रुका जहां तितिक्षा का पुत्र छुपा था। गांव वाले उसे लेकर लौटने लगे पर सन्यासी वहीं रुक गया। तब गांव वालों ने उसे वहां रुकने से मना किया परंतु सन्यासी ने उन्हें निश्चिंत होकर जाने को कहा। चारों ने गांव जाकर सब बात तितिक्षा को बताई। सूर्यास्त हो जाने के कारण तितिक्षा और गांव का कोई अन्य व्यक्ति उसे धन्यवाद करने नहीं गए। अगले दिन कुछ लोग जब घाट की तरफ से निकले तो सन्यासी को देख आश्चर्यचकित हो गए। यह बात पूरे गांव में फैल गई। मर्षण के वापस आने पर वे दोनों भी उसके दर्शन करने गए। उसको देखते ही उन्हें लगा ये संयम ही है। मर्षण, आज से 20 वर्ष पहले मेरा मित्र संयम यात्रा पर गया था पर वापस नहीं लौटा। वह देखने में आप जैसा ही है। सन्यासी, मैं आपने जैसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता। तितिक्षा, वह कब तक वापस आएगा? इस पर वह कुछ बोले बिना आसन लगाकर आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गया। वे दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे उसे निहारते रहे फिर घर वापस लौट गए। कुछ दिनों तक वह उसी घाट पर ही रहा। जब तक वह घाट पर रहा मर्षण तितिक्षा से छुपकर उससे मिलने जाता था। उसके जाने के बाद उस घाट से कभी कोई गायब नहीं हुआ और नहीं ही वह पुनः कभी उस गांव में दिखा। इस काल्पनिक कहानी को सुनने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। हम आप सभी से अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।